हाय एवरीवन। चलिए, पिछले लेक्चर में जो क्लास 11th का रहा था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक कवर कर लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आप लोगों को जो है फॉर्मूला तक बता दिया था कि जो हमारे रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो तक मैंने बता दिया था। ठीक है, चलिए अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही थोड़ा बहुत कुछ बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा क्वाड्रेटिक का, उसी का बता देता हूँ। ठीक है, तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि सर जो हमारा फॉर्मूला है एक्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला तक मैंने बता दिया था। ठीक है, अब और चलो मैं और तरीके से बता देता हूं। तो जैसे हमारी ये इक्वेशन होती है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं तो आपको भी याद आ जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन होती है जिसमें मेरा x जो है वो अननोन होता है। x मेरा अननोन होता है। x को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। x क्या होता है हमारा अननोन, और x को मैं अगर इस इक्वेशन में डालता हूं, अगर मैं x को इस इक्वेशन में डालता हूं तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होती है, ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो बेसिक बता दिया। अब आप खुद सोचो, ये मेरे को मेरे रूट्स दे रहा है। ठीक है, ये मेरे को मेरे रूट्स दे रहा है, और मैंने क्या बताया था, और मैंने ये बताया था कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, या फिर शॉर्ट में डी बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। अब ये चीज जो है ना, ये काफी कुछ डिसाइड करती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये जो चीज है, ये जो डी है, ये जो डी है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरी काफी कुछ चीजें जो है क्वाड्रेटिक की बता देता है, काफी कुछ चीजें बता देता है क्वाड्रेटिक की। तो अब मैं बताता हूं, ठीक है, वो चीजें बताता हूं क्वाड्रेटिक की। सब लिखते चलना, बता रहा हूं मैं, हर लेक्चर में बताता हूं कि जो भी बोल रहा हूं वो लिखते चलना। ठीक है, अब देखो, हमने बता दिया था कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने दिमाग से सोचो कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि d 0 हो, ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये 0 हो जाए, मतलब कि 4a इंटू सी बराबर हो जाए बी स्क्वायर के। सिंपल सी बात है, ये 0 हो जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये 0 ना हो। दोनों केस की बात कर लेते हैं कि एक केस ये है कि ये 0 हो जाए। ठीक है, एक केस है डी इज 0, दूसरा केस क्या हो जाएगा, डी इज नॉन 0। एक केस हो गया डी इज 0, एक केस हो गया डी इज नॉन 0। अच्छा, आप खुद बताओ, जब डी इज 0 हो जाएगा तो हमारे फॉर्मूले में क्या बचेगा? क्या हमारे फॉर्मूले में x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a नहीं बचा? क्या हमारे फॉर्मूले में केवल और केवल x इक्वल टू बी माइनस 2a बचेगा? ठीक है, x इक्वल टू बी माइनस 2a। अब इससे क्या मतलब समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो मुझे एक ही रूट दिख रहा है, इसमें तो मुझे केवल एक ही वैल्यू दिख रही है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन क्या ऐसा क्वाड्रेटिक में होता है? क्या ऐसा क्वाड्रेटिक में होगा? क्वाड्रेटिक में तो सर आपने बताया था पिछले लेक्चर में कि दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उसको 0 करेंगी। तो प्यारे प्यारे, अगर एक वैल्यू आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये रियल एंड इक्वल रूट्स दे रहा है। रियल एंड इक्वल रूट्स दे रहा है, रियल एंड इक्वल रूट्स दे रहा है। अगर हमारा d 0 है तो हमारी x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a आई, इसका मतलब ये एक रियल नंबर होगा, कोई एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, और हमारे इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब जो दो वैल्यू आई हैं, जो दो वैल्यू आई हैं वो दोनों वैल्यू इक्वल है, वो दोनों वैल्यू बराबर है। अब बता देता हूं फटाफट से इसका ग्राफ। हमारे d से ही हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर मान लो
अगर हमारा ऐसा सिचुएशन होता है रियल एंड इक्वल रूट्स वाला, रियल एंड इक्वल रूट्स वाला, तो हमारा जो पैराबोला है, जो हमारा पैराबोला है वो ऐसा बनेगा जो कि एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। जो हमारा पैराबोला है वो x की एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा, x के एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा, और ये दोनों वैल्यूज क्योंकि इक्वल है इसीलिए हमने वो एक ही पॉइंट डिजाइन किया, एक ही पॉइंट बनाया है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि d इक्वल टू 0 है, तो हमारी x की वैल्यू इतनी होती है, वो रियल होती है और इक्वल रूट्स होते हैं, जो दो वैल्यू है वो इक्वल है, और हमारा ग्राफ जो है वो इस प्रकार का बनता है, ठीक है। इस प्रकार का बनेगा, शिफ्ट हो सकता है आगे पीछे, कैसे भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन एक जगह पे कट कर रहा होगा x की वैल्यू को। अब d नॉन जीरो की बात करें, d नॉन जीरो की बात करें, तो d नॉन जीरो में अपने आप में फिर से दो चीजें आ गई, खुद सोचो लॉजिकली भाई। d नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, या तो d जीरो से बड़ा हो जाए या तो d जीरो से छोटा हो जाए, सही बात है कि नहीं, या तो d जीरो से बड़ा हो जाए या d जीरो से छोटा हो जाए। पहले क्या बात करें बताओ, पहले प्यारे हम बात करते हैं d ग्रेटर देन जीरो की, चलो ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं d ग्रेटर देन जीरो की। d ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे रूट सिंपली जो पूरा फॉर्मूला वही होगा, उसको सॉल्व करो आप, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व करो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें हमारे जो रूट्स आते हैं वो आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो रियल तो होगा क्योंकि कुछ ना कुछ रियल नंबर ही आएगा, माइनस बी प्लस माइनस फिर हमारा रूट वाला डी है, तो वो कुछ रियल नंबर तो होगा ही होगा। डिस्टिंक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप देखते हैं, जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस माइनस, मतलब एक बार माइनस बी के साथ प्लस होगा वो रूट डी, एक बार माइनस बी के साथ माइनस होगा रूट डी, तो दो अलग अलग वैल्यू आई, दो अलग अलग वैल्यू आई है। अब दो अलग अलग वैल्यू आई है तो समझ जाओ ग्राफ कैसा बनेगा, समझ जाओ, खुद अंदाजा लगा लो कि ग्राफ कैसा बन रहा होगा। ग्राफ बनेगा ऐसा। अब हमें दिख रहा है कि सर एक यहां वैल्यू कट हुई है, एक यहां वैल्यू कट हुई है, मान लो इसको x1 और ये x2। तो अब हमें दिख रहा है ना कि जो हमारा पैराबोला है वो दो जगह कट किया है, वो एक x1 पे कट किया है, एक x2 पे कट किया है। क्या वो दोनों वैल्यूज रियल हैं? हाँ सर दोनों वैल्यूज रियल हैं। क्या वो दोनों वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं? हाँ वो दोनों वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब बता दो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दो अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बताता हूं d लेस देन जीरो, ये इंटरेस्टिंग है। d लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो से क्या समझ में आता है ये बताओ, d लेस देन जीरो से क्या समझ में आता है? d लेस देन जीरो से समझ में सर ये आता है कि जो अंदर की वैल्यू है ये नेगेटिव है। ये क्या है? ये नेगेटिव वैल्यू, समथिंग -2, -3, -4, कुछ ऐसी वैल्यू है, ठीक है। अब रूट के अंदर आपने नेगेटिव नहीं देखा होगा, ऐसे रूट के अंदर -4 ऐसे नहीं देखा होगा, -4, -5, -6 ऐसे नहीं देखा होगा आप लोगों ने अभी तक, ठीक है। अब ये चीज आप पढ़ोगे मैथ्स के चौथे पांचवें चैप्टर में। मैथ्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें चौथे पांचवें चैप्टर में चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस चीज को हैंडल कैसे करते हैं। अभी मैं बता देता हूं, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता देता हूं कि क्या जरूरी है, क्या आपको पता होना चाहिए। जब हमारा d लेस देन जीरो है, जब हमारा d लेस देन जीरो है तो हमारे रूट्स आते हैं इमेजिनरी। तब हमारे रूट्स आते हैं इमेजिनरी, ठीक है। d लेस देन जीरो है तो हमें समझ में आ गया कि रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा, है ना, इसको आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं i। अब आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। अब इमेजिनरी रूट्स हो गए तो हमारा ग्राफ क्या x को कट कर रहा होगा? क्योंकि हम क्या जानते हैं, हमारा x तो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है। अब इस रियल एक्सिस पे कट ही नहीं करेगा हमारा, क्योंकि हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं। रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे हवा में चला जाएगा।
बिना x को कट करे, बिना x को कट करे हवा में चला जाएगा, क्योंकि कोई रियल वैल्यू ही नहीं आई ना। रियल वैल्यू आती तो वो कट करता, जैसे हमने देखा इधर, इधर एक सिंगल रियल वैल्यू आई तो सिंगल जगह कट किया, इधर हमारी दो अलग अलग रियल वैल्यूज आई हैं तो कट करा, इधर हमारी रियल वैल्यू ही नहीं आई, इधर हमारी रियल वैल्यू ही नहीं आई तो कैसे कट करेगा। ठीक है, समझ में आया? फटाफट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे हमने क्वाड्रेटिक समाप्त कर, क्वाड्रेटिक का समापन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब देखो चेक करो क्या चीज थी अगली। अब नई हेडिंग डाल लो। नई हेडिंग किसकी आएगी सर? नई हेडिंग आएगी सर बायनोमियल एक्सपेंशन। ये भी नई चीज है, आपको पढ़ने में मजा आएगा, पर मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेसिक बताऊंगा जितना जरूरी है। फिर से बता रहा हूं, हर बार बताऊंगा, आप मेरे से मैथ्स टीचर की उम्मीद ना करें। ठीक है सर। तो अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है दूसरी चीज, बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना है तो अब क्या करेंगे, हम बताएंगे भाई, आपको बताएंगे। हमने क्या देखा है, हमने कई बार चीजें ऐसी देखी हैं, जैसे हम एक चीज तो हम जानते ही होंगे, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सबको पता है कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। ठीक है, ये सबको आता है। लेकिन क्या करूं जब मैं इसके अंदर भी वैल्यूज डाल दूं, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दूं, a स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर कर दूं, फिर यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे और वैल्यूज बढ़ाता जाऊं, वैल्यूज में बढ़ाता जा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कुछ भी a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, मैंने कुछ भी बोल दिया कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे और भी वैल्यूज हो सकती है, जैसे मान लो 3x माइनस 4y की पावर 7/3, या फिर मान लो x प्लस y की पावर 4, या मान लो p प्लस q की पावर 5। ऐसे कुछ भी बन सकते हैं ना, ऐसे तो कुछ भी बना सकता हूं। तो अब हमें कुछ तरीका मिलना चाहिए कि मैं इसको एक्सपैंड कर सकूं, इसको खोल सकूं, इसके सारे टर्म्स लिख सकूं सारे खोल के। ठीक है ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो टेक्निक, वो तरीका कुछ तो आना चाहिए कि मैं इसको ओपन करके लिख सकूं, इसके सारे टर्म्स लिख सकूं, एक्सपैंड कर सकूं, इसके सबके। तो फिर हमें एक तरीका मिला, वो तरीका है हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन। उस तरीके को हम बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। तो हमारा जो थ्योरम है, जो हमारा थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम है हमारा ये। अब बताता हूं थ्योरम क्या है। ठीक है, थ्योरम क्या है? तो अगर हमारा a प्लस बी की पावर n लिखा हुआ है, ये आप पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ोगे, बायनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर है हमारा मैथ्स में। इसको हम लिखेंगे a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, जब तक चलता जाएगा, जब तक n की वैल्यू समाप्त नहीं हो जाए। अब देखो हमने लिखा क्या है? कुछ नहीं लिखा है। ये जो कोफिशिएंट है ना, ये मैथ्स आपको समझ में आ जाएगी कैसे। NC0 NC1 NC2 ये लिखा ही है यहाँ पे। अब आपको C बोलता मैं डायरेक्ट तो आपको समझ नहीं आता कि सर क्या बोल दिया। कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे NC0 NC1 NC2 लिखा है, ये होता है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन। तो मैंने उसको ओपन करके लिख दिया डायरेक्ट, कुछ अलग मत समझो, वही चीज लिखी ओपन करके। तो अब देखो, इसको याद करना तो बहुत सिंपल है। NC0 चल रहा है, NC1 चल रहा है, NC2 चल रहा है, ऐसे ही NC3 NC4 चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म को मैंने पूरी पावर दे दी और सेकंड टर्म को मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे मान लो कि b की पावर 0 लिखा है, यहाँ पे मान लो b की पावर 0 लिखा है कि नहीं। a की पावर n, b की पावर 0 प्लस n,
ए की पावर में से मैंने एक घटा दिया, ए की पावर में से मैंने एक निकाल लिया अलग और लिख दिया बी, बी को दे दिया, फिर प्लस n की पावर, अब ये n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये कोफिशिएंट है, ये पता ही चल जाएगा कैसे है। फिर मैंने क्या करा, फिर n a की पावर में से एक और निकाल लिया, a की पावर में से एक और निकाल लिया तो n माइनस टू हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे b स्क्वायर बचा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी जैसे आगे चलता जाएगा। पहले n, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर मैंने करा क्या, फिर उसको b में ट्रांसफर करता गया, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। समझ आया कि नहीं आया, यही थ्योरम है मेरा, यही थ्योरम है। और मजे की बात एक बार और बताऊं, इसका ज्यादा काम नहीं है, काम होता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। काम किसका आता है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का, वो बहुत जगह काम आता है, एडवांस के क्वेश्चन में भी हमें लगाना पड़ जाता है। ठीक है, एडवांस के हमें क्वेश्चन तक में लगाना पड़ जाता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, काफी सारे डेरिवेशन में भी लगाते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो वो सारी चीजें हम समझ रहे होंगे। अब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन वर्ड बोल दिया, घर भर आ गए, सर ये क्या बोल दिया आपने, तो बताता हूं। ठीक है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन है अप्रोक्सीमेशन करने का तरीका, मतलब अगर मान लो ये जो b है, ये जो b दिख रहा है, ये b की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई, ये जो b की वैल्यू है a के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई, तो बताओ सर क्या करोगे, तो बताओ सर क्या करोगे, तो करने का क्या तरीका अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, खुद बताओ। b की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, b की वैल्यू, इफ b इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ b इज वेरी स्मॉल in comparison to a, ठीक है, if b is very small in comparison to a, ठीक है, तो मैं क्या इसको अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर n प्लस a की पावर n इंटू a की पावर n माइनस वन b, बस इतना। क्यों, खुद बताओ, इतना लिख दिया। अब यहां पे आगे आता तो क्या आता, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर, आता कि नहीं आता, क्या बी स्क्वायर आता अगला टर्म। अब मुझे बताओ एक बात, अब मुझे एक बात बताओ, वन बाई टू है, फिर मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर, फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या वन बाई सिक्सटीन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही मैं स्क्वायर करता जा रहा हूं, तो गौर से देखना, गौर से, वन बाई टू लिखा है, वन बाई फोर लिखा है, वन बाई सिक्सटीन लिखा है, स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू घट रही है, स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू घट रही है, घटती हुई दिख रही है, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई सिक्सटीन, स्क्वायर करने पे वैल्यू घट रही है। कब घट रही है, जब फ्रैक्शन है, जब बहुत छोटी वैल्यू है, जब फ्रैक्शन में वैल्यू है, ठीक है, वन से छोटी है, वन से छोटी है। तो अब मुझे बताओ, जब बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू, उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो कितनी छोटी हो गई, तो नेग्लिजिबल ही हो गई, बात खत्म। उसके पीछे के देख लो, बी क्यूब, बी की पावर फोर, बी की पावर फाइव, खत्म है ये तो खत्म है, वैसे ही खत्म। तो हमें इतना ही लिखना है, इतना हम लिख देंगे अगर अप्रोक्सीमेशन करनी है, ठीक है, लिख लो, अप्रोक्सीमेशन करनी है तो हम इतना लिख देंगे। हाँ। अब बताओ एक बात, अब एक चीज और बता रहा हूं, दिमाग खोल के रखना, ठीक है, नई चीज है, हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, अब ये बताओ, अब ये बताओ, a प्लस बी की पावर n, अभी भी मैं वही कंडीशन मान के चल रहा हूं कि b मेरा बहुत स्मॉल है, ठीक है। इसको ओपन करने का एक अलग तरीका होता है, क्या होता है कि सर मान लो, अब हमने क्या करेंगे, अब हम a कॉमन निकालेंगे। अब देखो इसमें a कॉमन कैसे निकलेगा, a इसमें से, अब जैसे एक बात बताओ, 2x प्लस 4x स्क्वायर लिखा है, इसकी पावर 5 लिखी है, ठीक है, इसमें से मुझे x कॉमन निकालना है,
तो मैं क्या करूंगा, x कॉमन निकालूंगा, मतलब x खींच लूंगा दोनों में से, x दोनों में से खींच लूंगा, x दोनों में से खींच लूंगा, तो इसमें से x खींचो, क्या बचेगा, केवल 2, क्या केवल 2 बचेगा। इस वाले टर्म में से x खींच लिया, खींच लिया का मतलब समझो डिवाइड मार दिया, ऐसे समझ लो। इसमें से x खींच लिया, क्या 2 बचा, इसमें से x खींचूंगा तो क्या बचेगा, क्या केवल 4x बचेगा, x खींच लिया तो क्या केवल 4x बचेगा, और फिर यहां पे बचा मेरा 5। अब ये जो खींचा हुआ x है ये गया कहां, ये इसके अंदर ऐसे लिखा होगा छोटा सा करके ब्रैकेट में x, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा, समझ में आ रहा है। अब ये x अगर मैं इस ब्रैकेट के, बड़े वाले ब्रैकेट के, ब्लू कलर वाले ब्रैकेट के बाहर निकालूंगा तो क्या वो x की पावर 5 के साथ नहीं आएगा, क्या वो x की पावर 5 के साथ में नहीं आएगा, बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं। पहले तो x कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद वो इस टाइप से आएगा, ये चीज हमें इमेजिन करनी है बस, ये चीज लिखनी नहीं है। डायरेक्ट x कॉमन निकालना, ये लिख दूंगा मैं, डायरेक्ट ये लिखूंगा, ये चीज सिर्फ दिमाग में सोचने वाली होती है, सिर्फ सोचने वाली, मैंने लिख के बताई ताकि आप समझ जाओ, आपको दिखने लग जाए। x 2 + 4x, अब ये दो चीजें, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है पावर 5 में, तो एक चीज का मल्टीप्लिकेशन पावर 5 में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब ये बताओ, अब मैं इसी को लिख रहा हूं, इसमें से मैं क्या करूंगा, अब इसमें से a कॉमन लो, इसमें से a कॉमन लो, a कॉमन लूंगा तो क्या a की पावर n 1 + b/a होल में पावर n। अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज क्या लिखी है, ये चीज क्या लिखी है, अब समझ में आ जाना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली ये, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है इसके इक्वल, ठीक है। अब ये चीज मेरी ऐसे लिखी जाएगी, ये चीज मेरी ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। अब एक बात और बताता हूं, जैसे मान लो 1 + x है और इसकी पावर n है, और मैंने अभी भी बोल दिया कि x बहुत छोटा है कंपैरिजन टू 1, x बहुत छोटा है कंपेयरिंग टू 1, तो इसको ओपन करने का क्या तरीका है, 1 + nx, इसी का नाम होता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। नहीं आया, नहीं आया सर, मैं बोल रहा हूं समझ ही नहीं आ रहा है आपको, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा। 1 + x की पावर n लिखा है, x कंपेयरिंग टू 1 बहुत छोटा है, x कंपेयरिंग टू 1 बहुत छोटा है, x इन कंपैरिजन टू 1 बहुत छोटा पावर n है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + nx, 1 + nx, इसी को क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन दिखती है, इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। 1 के सामने आ रहा है ये, 1 के सामने। अब चलो एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, तो और अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में बनाने दो क्वेश्चन कुछ, ठीक है, चलो बन गया। अब बताना क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा ये 3 + 4x की पावर 7/3 है, वेयर x इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, x की कुछ बहुत छोटी वैल्यू है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो कैसे करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको सॉल्व करने का ऐसे होना, देखो मैं 3 को कॉमन लूंगा, पहले 1 बनाऊंगा, इधर हमेशा 1 बनाना है, सबसे पहले इधर 1 बनाना है, इधर 1 बन जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर 1 बनाना है तो 3 को कॉमन ले रहा हूं मैं, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कॉमन लेने की जरूरत क्या है, कॉमन लेने की जरूरत क्या है, तो मैंने बताया था कि 1 + x है, तो मैं इधर सबसे पहले 1 बनाऊंगा, इधर सबसे पहले 1 बनाऊंगा, तो 1 बनेगा तो कैसे बनेगा, 3 को कॉमन लेके, 5 नहीं है ना, 7/3, 3 की पावर 7/3 इंटू 1 +
4x की पावर 7/3 और यहाँ डिवाइड में 3 आएगा। ठीक है, डिवाइड में 3 आएगा। जैसे इधर लिखा था ना अभी पीछे 1 प्लस b/a, वैसे ही आया ना, b/a 4x/3 की पावर 7/3। अब हम लगाएंगे इसमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो मेरा 3 की पावर 7/3 तो एज इट इज है। इसमें मैं क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x/3 इंटू 7/3। हो गया काम, हो गया काम, ये हो गया मेरा काम। इसको सॉल्व करना है तो ये आएगा, इसको सॉल्व करके ये चीज आएगी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये चीज मिलेगी 3 की पावर 7/3 इंटू ये मेरा फलाना ठिकाना, ये पूरा मसाला। और ये मसाला कैसे बना है ये आपको समझ आ गया, 3 की पावर 7/3 इंटू 1 प्लस 4x/3 की पावर 7/3। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पे। क्वेश्चन मेरे पास है एक, इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये चीज तो समझ आई। अब देखो मजेदार, अब मैं बोल रहा हूं कि यार एक फॉर्मूला आप जानते होंगे मूविंग मास का। ठीक है, मूविंग मास का एक फॉर्मूला है, वो आप जानते होंगे शायद। मूविंग मास का फॉर्मूला क्या है, वो जो मूविंग मास का फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, बता देता हूं। m नॉट जो होता है मेरा रेस्ट मास होता है, m नॉट जो होता है मेरा रेस्ट मास होता है, v मेरी वेलोसिटी होती है, c मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है, m जो होता है वो होता है मास व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग। हाँ, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज हो रहा है, उसका रेस्ट पे मास अलग है, उसका मूविंग टाइम पर जब वो मूव कर रहा है तो उसका मास अलग है। ठीक है, इसके बारे में और बताएंगे डिटेल में। अभी ये बस फॉर्मूला देखो, और इसमें मैंने बोल दिया, इसमें मैंने क्या बोल दिया, आपको m फाइंड करना है। m नॉट आपको दिया हुआ है, मान लो 10 kg, v आपको दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की 7 है, ठीक है, 8 नहीं है। 3 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। पॉज करो, दिमाग मारो, थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग मारो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सही दिया ना मैंने? ठीक है, लगा लिया दिमाग। अब देखो कैसे होगा। मैं क्या जान रहा हूं, मैं अब सीधे m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या मैं m, अब सबसे पहले सिंपली वैल्यूज डाल दो। m इक्वल टू 10 बटे रूट ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 10 की पावर 7 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखो, 3 3 कट गया, 1/10 बचा। 1/10 का स्क्वायर कितना होता है? 1/100। ठीक है, 1/10 का स्क्वायर होता है 1/100। तो क्या मैं इसको ये लिख दूंगा कि m जो है वो है 10 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1/100। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 10 की पावर 7 है ऊपर, नीचे 10 की पावर 10 है, 1/10 बचा, 1/10 का स्क्वायर किया, 1/100 आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, चमका कि नहीं चमका? ये चीज समझ आएगी नहीं, ये चीज समझ आएगी नहीं है। नीचे लिखा था पावर 1/2, नीचे लिखा था पावर 1/2, इसको ऊपर ले गया पावर माइनस हाफ करके, नीचे से ऊपर जाती है पावर माइनस में हो जाती है। 10 इंटू 1 माइनस 1/100, इसकी पावर माइनस हाफ। अब इसको, अब देखो 1 के कंपैरिजन में 1/100 छोटा है, 1 के कंपैरिजन में 1/100 छोटा है, तो क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन लगा के क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 इंटू 1/100। चमका कि नहीं चमका? यही आंसर है, सॉल्व कर लेना। चमका कि नहीं चमका? यही मेरा m है, यही मेरा m है, यही मेरा m है। चमका कि नहीं चमका? समझ आया? कैलकुलेशन कर लेना। अब आज की वीडियो में यार इतना ही बताऊंगा। बायनोमियल एक्सपेंशन आपका खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक आपका खत्म हो गया। ठीक है,
समझ आ रहा है, नोट्स बना रहे हो, पढ़ते रहो, उनको समझते रहो। अभी तो बेसिक मैथ्स चल रहा है और देखते हैं कितना टाइम चलता है, नहीं तो वीडियो का टाइम एक्सपेंड बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। क्या होता है ना, कई बार कोचिंग वाले दोस्तों को नहीं मिलता है अच्छा मटेरियल, तो उन तक पहुंचाओ, उनको भी पता चले कि हाँ यार ऐसा कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।